Very good morning, student. Hi, all of you. Welcome. Today we have a class of subject OC, Standard 11th Commerce, and lesson number 3, Business Services Part 2. In this lecture, number 6, we will discuss the further sub-points. Okay. So, types of bank account. As we all know, what is bank account? As we are using many services in the bank. Okay, so in previous lecture we already studied the bank functions and how the functions plays important roles, the main functions and subsidiary functions. And today in this class session we will discuss about the types of bank account. As we all know, saving account, fixed like a current account, recurring account, fixed deposit. Okay, so there are the different types of accounts available in the bank. Okay, so saving accounts in which you are doing your savings. It doesn't mean that you cannot withdraw. If you withdraw, the interest of rate of return will decrease. Understand? So in saving accounts you are equally doing the saving and also you can use the amount as when amount of money as when you required. Okay, so it means that the accounts in which the people deposit their savings and fixed rate of interest is paid to this account. वो डिसाइडेड होता है, जैसे कि 6% देना है, 5.5% देना है, वो बैंक ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं. अभी जो सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है तो बैंक आर नॉट गिविंग द गुड रिटर्न. फिक्स डिपॉजिट में भी इतना रिटर्न नहीं देते बिकॉज ऑफ सिचुएशंस. अंडरस्टैंड? सो बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटीज लाइक चेक बुक, पासबुक तो देते ही है, लेकिन चेक बुक्स देते हैं एंड विड्रॉवल स्लिप टू विड्रॉ द अमाउंट. जैसे किसी के पास एटीएम नहीं है, कि कई बार एटीएम से आप कंसिस्टेंसी जैसे कि आप विड्रॉ नहीं कर पाए, लेकिन आप स्लिप में विड्रॉ स्लिप फिल करके पासबुक दिखा के आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसे बैंक में जाके, तो आपको एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं है. सो द बैंक कंपेल द अकाउंट होल्डर टू मेंटेन द मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट. तो एक लिमिटेशंस होता है कि आपको इतने पैसे तो रखने ही पड़ेंगे वरना पेनल्टी चार्ज करेंगे बैंक वाले. अंडरस्टैंड? एंड जनरली द नंबर ऑफ विड्रॉवल इन द सेविंग अकाउंट्स आर लिमिटेड इन द मंथ. तो हर मंथ में इवेल्युएशन होता है कि इतना सेविंग है, इतना होना चाहिए वरना चार्ज लेंगे बैंक वाले. अगर ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, अगर कम होगा तो चार्ज लेंगे कस्टमर से. अंडरस्टैंड? तो सेविंग अकाउंट को एक रूल है कि लिमिटेशन अमाउंट तो होना ही चाहिए अकाउंट में. अंडरस्टैंड? सो अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द इंडिविजुअल और मोर देन द वन नेम. आप अपना अकाउंट्स में नॉमिनी रख सकते हो या फिर आप पार्टनरशिप में अकाउंट खोल सकते हो. ओके, सो नॉमिनी कैन बी रजिस्टर्ड, मतलब कि आप जो भी नॉमिनी रखो 18 साल के ज़्यादा होने चाहिए तो ही रख सकते हो वरना नहीं रख सकते. जैसे आप पॉलिसी लेते तो उसमें रख सकते हो कोई भी नॉमिनी छोटे बच्चे को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. बैंक में 18 साल के ज़्यादा होते तो ही नॉमिनी रखते. इन्फेंसी अकाउंट नहीं होता. इन्फेंसी यानी 1 से 5 साल के कम बच्चों का अकाउंट होता ही नहीं, लेकिन हाँ उसका सेविंग रखते हैं. जैसे कि वो 18 साल के बाद वो बच्चे यूज़ कर सकते हैं, वो पैसे उसमें निवेश कर किए जाते हैं. उसका ये मतलब नहीं उसका सेविंग अकाउंट नहीं होता, मतलब कि नॉमिनी में उसका नाम होता है लेकिन वो 18 साल के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके साथ नाम नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो 18 साल का नहीं है. एज एन अकाउंटेंट होल्डर ऑफ सेकेंड नेम. Okay, my dear student, I hope you understand the rules and regulations, some of the schemes which saving account has been having. Okay, so now we are going for the current account. In the current accounts that open with the name of individual or business or the normally no interest is provided. इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप कभी भी पैसे उठा लेते हो. चलो ज़रूरत हुई तो उठा ली, चलो. So but the bank may collect the bank charges and
facility of a loan can be provided on this account, and this is no limit in the terms of the numbers of transaction. इसमें ये लिमिट नहीं होगा कि चलो आप 5 बार ही फिक्स ही विड्रॉ करेंगे, कितनी बार भी कर सकते हो, इसके लिए चार्जेस ज़्यादा लगेंगे और क्या। कई बार बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो आप किससे एक्सपेंस पे करते हो? करंट अकाउंट से। नो मैटर यू आर चार्जिंग नॉमिनली, बट दैट अकाउंट इज फॉर यूज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस मेड। करंट यानी कि रेगुलरली, करंटली दैट अकर्स ऑन एंड ऑन, so that type of the expenses has been paid by this accounts. Okay my dear student, that fluctuates, that goes on changing in many times. So the amount of that depositors, those who are having the account holder of current account, that is not same fixed, it goes on changes as per the requirement of the customer, because they require any time, because current account had been used any time by the consumer. So bank facilities are very much fixed and they charges many to the current account people. Why? Because it gives the truly facility to them, that's why. Okay my dear student, now we are going to recurring account. Recurring account, in this account which is open for the saving point of view, in which it is compulsory to deposit certain amount every month, and every month which is interest such an amount had to be highly saving and the lower fixed deposit. तो वो एवरी मंथ आप सेविंग करते हो तो हायर डिपॉजिट हो गया और लोअर देन द फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन सेविंग कर सकते हैं अच्छे से। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि जैसे कि आप 10,000 की ही रख सकते हो, लेकिन रिकरिंग में तो आप कैसे 2,000 भी रख सकते हो, 500 रुपये भी रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 10,000 किसी के पास हो ना हो तो भी। दैट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑल्सो बीन एक्सेप्टेड इन द रिकरिंग अकाउंट एज अ डिपॉजिट इज कंसर्न, दैट्स व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंड। सो द बैंक पेज द होल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इन द एंड ऑफ द टर्म। जब आपके पैसे का टर्म ड्यूरेशन जैसे 15 साल लिया है, 10 साल लिया है, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद को आपको बड़ा सा सम एश्योर यानी कि उसका इंटरेस्ट बड़ा सा अमाउंट आपको मिलेगा। नाउ कम्स टू द फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट गिव्स द सोर्स ऑफ मनी विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर द फिक्स टर्म, एंड डिपॉजिटर्स कैनॉट विड्रॉ मनी until the maturity डेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट करना है, जैसे कि आप 10,000 हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो, यानी करना ही पड़ता है, फिक्स्ड ही है, आप तोड़ नहीं सकते वो रूल को, और वो टर्म पूरा हो जाए उतने टाइम आपको फिक्स वो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड। देन ओनली यू कैन गेट अ रेट ऑफ रिटर्न, अंडरस्टैंड, वरना वो टर्म का जो रूल है, जो इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो ब्रेक हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सो इफ द मनी विड्रॉ बिफोर द टर्म मैच्योरिटी, अगर आपके पैसे बढ़ने थे एंड में, जब मैच्योरिटी आती है यानी कि पैसे जब एंड होता है, टर्म का एंड आता है, उसको मैच्योरिटी टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। एंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज, क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया उससे पहले, understand. So the bank gives the depositors the written guarantee that it will pay the amount of bank along with the interest at the end of the term. और बैंक रिटर्न में देता है कि इतने पैसे हम आपको देंगे ही, ये टर्म पूरा हो जाएगा तब आपको इतने पैसे तो मिलेंगे, इतने इंटरेस्ट को ऐड करते हुए। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड। सेविंग अकाउंट which is done for the saving is done for having the limited amount, होना ही चाहिए, तो आप उसके इतने पैसे तो रखने ही पड़ते हैं, और उससे ज़्यादा पैसे तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसमें इतना ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है जितना करंट अकाउंट में लगता है। करंट अकाउंट विच इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल फॉर द बिजनेसमैन, दे कैन यूज़ फॉर द एक्सपेंसेस and they can easily switch any transaction with the help of
current account and which is very much flexible for them. Okay, recurring account in which the quarterly, monthly, 6 month, and this way we do, and these are the fixed duration. You deposit the money, whether big amount, whether small amount, that is not at all a thing like you have to fixed deposit, there is a fixed amount you are depositing, but in recurring you can plan a very small amount also. Okay, so fixed deposit is the term duration, it is fixed, which is decided, which is planned. If you withdraw in between, then you will have decreasing in the form of return, the big amount should be come to the very less एज कम्पेयर, आपको डिसाइड किया था लेकिन इतना नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एडवांस में विड्रॉ जो कर लिया इंटरेस्ट, इसलिए. ओके, तो सम ऑफ द रूल्स एंड स्ट्रेटेजी इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. बहुत सारे अकाउंट्स हम बैंक्स में हमारे होते लेकिन हमें वो सारी जानकारी नहीं होती है. आई होप माई स्टूडेंट हैव बीन बेटर अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इश्यू ड्राफ्ट, banker check, real time gross settlement, national electronic fund transfer, cash credit and loan. ये सारी सर्विसेज है. सर्विसेज यानी आपको पैसे किस तरीके से मिलते हैं. अंडरस्टैंड, दिस आर द वेरिएबल थिंग्स विच हेल्प्स टू यू यूज इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी रिटर्न. और पैसे आपको किस तरीके से कन्वर्ट करके आप काम में हेल्प के लिए लेते हो. ओके, सो द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट मनी, प्रोवाइड लोन, एक्सेप्ट डिपॉजिट. In addition to this, bank has some more functions like looking after financial transaction and of the customers, issue the letters of credit and issue the transfer or check, issue the RTGS, NEFTs, bank overdraft, loan, credit card, debit card, work related to the core banking. ये सर्विसेज जो चीज़ हमको पान कार्ड मिलता है, सॉरी हमको पासबुक मिलती है, चेक बुक मिलती है, लोन मिलता है, अंडरस्टैंड, ड्राफ्ट मिलता है, चेक फॉर ट्रैवलिंग मिलता है, अंडरस्टैंड. और जैसे कि RTGS, NEFT, ओके, नेफ्ट, सो मैनी अदर्स थिंग्स, सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. तो आप आउट ऑफ इंडिया RTGS, जैसे कि आप अपने पैसे विदेश में भेज रहे हो तो उसको बोलते हैं RTGS वे ऑफ सर्विसेज, इज कॉल्ड द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, विच यू ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. ओके, सो first point, to issue draft. To issue draft, it's the kind of, it means a check written by the bank address. बैंक खुद उसमें प्रिंट करके एड्रेस करता है. वो चेक, जो चेक बुक होता है ना, उसमें से DD बनता है. क्या डालते, हु इज़ ए रिसीवर ऑफ द चेक, कंपनी का नाम आएगा और कौन भेज रहा है उसका अकाउंट नंबर आएगा और कितने का चेक है वो भी प्रिंट होके उसके बाद वो प्रिंट निकलेगी. उसके बाद में वो बैंक का सिंबल जो सिक्का लगता है, उसके बाद मैनेजर के साइन होते हैं और उसके बाद वो DD ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके, आपके हाथ में. सो the name of a person is mentioned in the draft. Order is issued to pay amount to the person, that person. तो ऑर्डर पास हो गया होता है कि ये कंपनी को पैसे भेजने का ऑर्डर भेजा जाता है. एंड बैंक ट्रांसफर द अमाउंट एज द इश्यू अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. और बैंक क्या करता है, जिसको पैसे भेजने हैं तो कौन भेज देगा, बैंक. किससे भेजेगा, डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट किससे लिखा होता है, चेक में.
और वो कैसे लिखा होता है, प्रिंट करके। उसमें सारे ऑथोरिटी सिग्नेचर प्रोसेस किए जाते हैं, उसके बाद वो पास का किया जाता है। उसके साथ में आप जब डीडी डिमांड ड्राफ्ट और चेक बुक लेके जाओ तो चेक लेके जाओ तो उसके साथ में आपको स्लिप भी भरना होता है। उसके बाद उसमें प्रोसेस करके आगे भेजा जाता है those who want to receive a amount in the form of DD. Understand? So when a person wants to send money to another person, he goes to the bank to pay a money in the commissions to pay to the bank for issue the draft and request the bank to issue the draft. अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप ड्राफ्ट कर दो, आंगड़िया करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क है, पैसे मिले न मिले, लेकिन बैंक में आपकी पूरी सिक्योरिटी होगा। वो आपको स्लिप भी देगा कि आपका डीडी हो गया और वो पहुंच भी जाएगा। सो दैट क्रिएट्स द वेरी गुड। और उसमें से डिडक्ट हुआ कब डिडक्ट होगा वो भी आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाता है। अंडरस्टैंड? तो सेंडर्स रिक्वेस्ट द बैंक्स टू इश्यू द ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ द रिसीवर एंड द बैंक ऑर्डर्स इट्स branch and its associate with the bank located in the area of the receiver to pay the amount. और बैंक में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो फंक्शनल एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, वो बैंक जो कंपनी को भेजना होता है तो वहाँ पे वो एनवेलप भेजा जाता है। ओके, नाउ कम्स टू द बैंकर चेक पे ऑर्डर्स। देखो, चेक आप पे करने के लिए यूज़ करो, सेल्फ के लिए यूज़ कर सकते हो। अपने आप को विड्रॉ करना हो तो सेल्फ लिख के विड्रॉ अमाउंट करके विड्रॉ भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पे करने के लिए चेक को यूज़ कर सकते। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जो आपके बुक में पेमेंट के बारे में ही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि सेल्फ करके आप विड्रॉ भी कर सकते हो चेक से। Okay, so banker check is facility similar for bank draft, and the check issued by the bank against the payment, except by the bank it's called the pay orders, and pay orders can be enchased only in the same city. अगर आप उसी सिटी में रहते हो तो ही वो एक्सेप्टेबल होगा। अंडरस्टैंड? जैसे कि आपका अकाउंट दूसरी बैंक में है, आप वहाँ पे नहीं रह रहे, लेकिन वो ब्रांच वही नेम की बैंक में आप वहाँ पे नई जगह पे गए हो, तो आपको वो पैसे विड्रॉ करने हैं या फिर उसमें से चेक से डिपॉजिट करने हैं, तो उसके लिए 5-6 दिन लगेंगे। नो मैटर वो बैंक वाले ले लेंगे आपसे हो, लेकिन वो क्लियरेंस होने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। उसके बाद वहाँ पे जाएगा जिसको आप पैसे भेज रहे हो। क्लियरेंस होने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। अगर आप अपनी ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे क्लियरिंग करने के लिए जाएंगे तो तुरंत ही आपका काम फटाफट हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। व्हेन एन आरटीजीएस मेंबर्स बैंक ट्रांसफर द मनी टू अनदर आरटीजीएस मेंबर्स, यानी कि जो एक आरटीजीएस जो विदेशी इनकम करते हैं ना, वो दूसरे को बाहर भेजते हैं पैसे। एनीवे इंडिया दिस मेथड इज कॉल्ड आरटीजीएस। इन दिस ईच ऑफ द आरटीजीएस मेंबर्स ऑफ द बैंक ब्रांच इज आइडेंटिफाइड थ्रू द आईएफएससी कोड। बैंक का आईएफएससी कोड से पता चल जाता है कि वो कहाँ का है। आपको बताओ कि कोई भी बैंक आईएफएससी कोड के बिना नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आप चेक बुक देखोगे, बैंक के कोई भी डॉक्यूमेंट देखोगे, आईएफएससी कोड के बिना कोई भी बैंक नहीं होती। ओके, सो आईएफएससी कोड इज प्रोवाइडेड बाय द IDRBT, मीन्स इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये एक डिपार्टमेंट होता है वो कंडक्ट द रिसर्चर वर्क। जैसे कि ऑपरेशन वर्क होता है, जो बैंक में ऑपरेशन का काम करते हैं, जो कुछ गलत होता है तो वो वेरीफाई करते हैं, कुछ किसी की साइन सिमिलर नहीं आती वो ऑपरेशन टीम करता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड सर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड? So that should be verified by this department. वो कहाँ पे है? हेड ऑफिस हैदराबाद। RTGS is method of transferring money from any bank in India. In this method, the amount is debited or credited as per the real time as per the gross settlement.
और यहाँ से पैसे आप विदेश भेज सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो अकाउंट होल्डर एंड अनदर बैंक इन इंडिया एंड ट्रांसफ़र इट नॉट डन इन द कैश, सो बोथ द सेंडर्स एंड द बेनिफिशियर नीड टू बी IFSC कोड। तो दोनों को IFSC कोड, जो रिसीवर और गिवर होता है, उस दोनों के पास एक दूसरे के बैंक के IFSC कोड होने ही चाहिए। ओके, फॉर द डिपॉजिटेड ट्रांजेक्शन्स एंड of 2 lakhs or more. So RBI provides the services through the RTGS. In this method, the amount has been debited in the account of the receivers on the same day and soon as the bank receive the instruction from the sender. तो वहाँ से उसको मैसेज मिल जाएगा कि चलो आपके पैसे आ गए, और वो मैसेज किसको इन्फॉर्म करेगा? द डिपॉजिटर, जिसने पैसे भेजे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. Now, third last point, National Electronic Fund Transfer, very important thing, which helps the membership to transfer the money, which is also in short we call the NEFT, जिसको हम NEFT कहते हैं. And NEFT is also the type of payment just like RTGS. RTGS में क्या होता है कि आप नेशनल अपने देश में ही ट्रांसफ़र करते हो पैसे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट आता है, यानी कि एग्रीमेंट अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन सिस्टम एंड IFSC कोड इज ऑल्सो गिवन इन द सेम वे, बट मैक्सिमम 2 lakhs कैन बी ट्रांसफर इन द बैचेस इन द सिस्टम. ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, यानी इन अदर करेंसी वी कैन से 2 बिलियन. ओके, तो इतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. So RBI is setting the transaction on the hourly basis, and in this system money is credited to the receiver account on the same day or within 48 hours. 2 दिन में उसको पैसे मिल जाते हैं. Understand? So which is very good services, यानी कि 24 घंटे नहीं और 48 hours. Understand? यानी 2 दिन होते हैं. So IFSC कोड प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल. अगर वो गलत हो गया तो किसी का पैसा गलत चला जा सकता है, एरर आएगा, डिपॉजिट ही नहीं होगा. अंडरस्टैंड? सो IFSC कोड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ कम्स टू द बैंक ओवरड्राफ्ट. पैसे कम है लेकिन आपने चेक ज़्यादा लिखा है और आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपके अकाउंट में कितने पैसे, तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट कहता है. Bank man holding a current account with the bank and bank facilitating to withdraw more money than the credit balance of his account it is security gives, then it is called the bank overdraft. तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. सो बिजनेसमैन may get overdraft on the self guarantee and the securities as a guarantee of the other. Understand? जैसे कि बैंक में आप कोई भी लोन लेते हो तो लोन ऐसे ही बैंक वाले नहीं देते, तो सिक्योरिटी के लिए आपके साइन किए हुए 2 चेक उस आपके पास से लेंगे. अगर आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं भरेंगे तो वो क्या करेंगे? अगर आपके अकाउंट्स में पैसे देखेंगे तो तुरंत ही वो साइन किया हुआ चेक आपका यूज़ कर लेंगे अमाउंट डाल के. क्यों? क्योंकि उतने पैसे नहीं है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट में वो दिखाई देगा वो चेक. ओके, सो दिस आर द थिंग्स विच इज़ डन for the self security. Okay, now we are coming to cash credit. So loan provided to the businessman for the growth and development, and businessman जो जितने ज़्यादा लोन लेता है टाइम पे भरता है तो उसको क्रेडिट मिलता है. कैश क्रेडिट कैसे मिलता है? इनमें स्टॉक एंड ड्यू टू कलेक्शन ऑफ द मनी इन इट इज़ कॉल्ड द कैश क्रेडिट. ओके, तो इसमें रिटर्न में मनी भी मिलता है. जैसे कि शेयर होल्डर्स होता है तो उसमें आपको रिटर्न मिलता है. अंडरस्टैंड? तो कई बार कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कई बार शेयर्स का आपको रिन्यूएबल रिटर्न भी मिलता है. अंडरस्टैंड? तो बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है कि किस तरीके का बेनिफिट्स है, तो उसको कैश क्रेडिट भी कहा जाता है, विच हेल्प्स यू टू शो योर क्रेडिबिलिटी in the form of business and in the form of financial way, how you are doing a good services and you are using good services of a bank, and that affects the form of credibility is been increase of the particular person. Okay, now we are coming to the loan
The main functions of the bank is to receive the deposit and to provide loans. पैसे लेना और लोन देना, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए ये स्ट्रेटजी, ये काम. And the bank receive the deposit at lower rate and provides a loan. कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते और लोन देते, पैसे देते, एंड हायर rate also. Okay, in the same way the bank provides a loan to the client and the business in different way. आप घर पे बैठ के बिजनेस करो या फिर बाहर बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ मशीनरी खरीदना चाहते हो, किसी भी तरीके का लोन हो तो बैंक आपको फुलफिल करेगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो ही, वरना नहीं. Understand? If the advance is the form of the long term and the amount repay is paid fully in the time and the regular time installment, then it is called the loan. Understand? So sequentially, though smoothly, the installment has been paid, and that installment is known as loan. Okay, my dear student, I hope all been understood very well. So as we have discussed the point to issue a draft, to issue DD for paying the money to the any owner or a people of company which is used by doing draft, किससे बनता है, चेक से बनता है, और बैंक वाले सेंड करते हैं डीडी, किसको, जहाँ पे हमें पैसे भेजने हैं. बैंकर चेक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू विड्रॉ एज वेल एज टू एक्सपेंस. ओके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसे कि आप अपना कोई भी काम करते हो लेकिन आपका सेटलमेंट, कोई भी ग्रॉस सेटलमेंट कब होता है, जब आप अपना कोई भी एक्सपेंस को वही टाइम पे पे करना चाहते हो, तो वो इंटरनली एक नेशन से ही आप कनेक्ट करते हो, जैसे कि आप वो देश में वही देश से वो यूज़ करेगा तो उसको बोलेंगे RTGS. Sorry. So certain things which is done by the gross settlement, the kind of settlement for the expense which is done with the help of the speech services by the bank. National electronic fund transfer, which is done by the international transaction like import and export business, in which the RBI plays a very important role, the central bank also. Okay, and the cash credit, which can be get the cash credit because the credibility had been increased, those who had been paid the loan very smoothly and parallelly and till the end of the loan term. Okay, and they achieve the credibility for that. And loan, you get a money from a bank, and this money in which you deposit or you receive in the form of loan from a bank. Okay, my dear student, next point we are going for e-banking. So e-banking, our second last topic. E-banking means how you use e-world. As we what comes in the mind, the e-banking, electronic banking. Okay, E is not for internet, I is for internet. So many times what comes in our mind, internet banking. So don't think about that. Electronic banking services we are using. So in this kind of banking services, the transactions are done with the help of electronics media and instead of the physical method. For example, if you want to transfer the amount of the money, like you are having the app of that bank, आपके पास क्या है, वो ऐप आपने इंस्टॉल की, उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, पासवर्ड, और आप वो अकाउंट्स में बैंक में डिपॉजिट करने नहीं जाओगे, आपके अकाउंट्स में से सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सो e-banking is very much helpful, which makes our work very easily and very fast. Okay, so there are the many process, tradition process, connecting computer through the network using of internet. So these three are e-banking services. We will go for first one, tradition process. The tradition process in which the transaction of a bank were done traditionally and ledger were maintained
जैसे कि आप पासबुक में एंट्री करते हो तो दोनों चीज़ आपको दिखेगी, डिपॉजिट होगा और विड्रॉ भी करो, दोनों एंट्री लेजर में आएगा। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल प्रोसेस. In addition to this, any other work such as keeping the vouchers and checking the specimens, signatures, etc. was done without any type of machine. Understand? तो कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए वो मशीन तुरंत ही स्कैन करके बता देगा, तो उसके लिए क्या होते हैं, बार कोड्स होते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिंग कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क. सो द सर्वर, आपको पता है ना, सर्वर इज द हेड ऑफ द कंप्यूटर विच गिव्स द कमांड एंड ऑल द कंप्यूटर हेड दैट कमांड एंड दैट एक्सेप्ट. एंड द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ बैंकिंग ऑल कंप्यूटर्स लाइंग इन द सेम ब्रांचेस. अगर आपके पास, आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर लैब है, स्कूल में होता है, तो सर्वर क्या करता है, कमांड करता है सभी कंप्यूटर्स को. अंडरस्टैंड? सो connecting the computers through network server is the thing, same branch was called server. तो ब्रांच को क्या बोलते हैं, सर्वर. और सर्वर क्या प्रोवाइड करता है, सभी कस्टमर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, यानी कि सभी नेटवर्क से साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि आपके काम स्पीडली नेटवर्क में आप डेटा यूज करके यूज कर सकते हैं. इन दिस वे कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स of the same branches in the possible that banking process became very easy and speedy. Understand? So that is very much important while using the network of through the computer connecting with the help of net. That gives all the information. जैसे कि आपको आपके पासबुक की एंट्री नहीं हुई है लेकिन आपको प्रिंट चाहिए, तो आप अपने मोबाइल से प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. ठीक है? यूज़ ऑफ इंटरनेट. सो यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ मेनी मीनिंगफुल एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट है द कोर बैंकिंग, ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. ओके, सो यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट. what are you doing and what are the find of the banking? Internet means, meaning of core banking means core banking is a centralized online real time exchange. जो सेंटर से कुछ भी पास होगा तो मेन ऑफिस से ब्रांच से उस सारी इंफॉर्मेशन भेजी जाएंगी. अंडरस्टैंड? एंड बाय whom विच इट मीन डन with the help of system of the branches of the same bank located in the different part of the world. जैसे कि हेड ऑफिस होता है, जैसे कि कोटक बैंक है, उसका HO यहाँ का भावनगर का कहाँ पे है, राजकोट. राजकोट का हेड ऑफिस कहाँ पे है, अहमदाबाद. अहमदाबाद का कहाँ पे है, चेन्नई. तो ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, लेकिन हमें पता लगाना होता है. सर एवरी head office had been passed to the sub office to department office, and the area office or urban area to rural area departments. Okay, so it been divided into different categories. So that creates through the cell, वो cell बनता है, and that this way it spread all over. Okay, my dear student. So core of banking is been spreading in the form and the branches of the bank, and this account holders of any branches can complete the transaction with any other branch of his bank. So कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन कोई बैंक से भी आप पे कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि वो बैंक आपने वो बैंक का क्यों यूज़ किया. there is nothing to take any kind of objection. So you can use it. E-banking, electronic banking services. I am coming to now. core banking हो गया, अभी e-banking में हम जा रहे हैं. तो e-banking में हम क्या पढ़ेंगे? A person can withdraw, deposit money and buy any goods. उसके लिए एक्सपेंस पे करेगा. तो एवरीथिंग, एवरी ट्रांजेक्शन, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल बिल पे करना है, तो ई बैंकिंग विल हेल्प यू. बहुत इजी है. एक बार आपको टफ लगेगा, एक बार ट्राई करना, आपका सभी काम आसान हो जाएंगे. सो ये ई बैंकिंग इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लर्न फॉर एवरी स्टूडेंट. जिसके पास नहीं है, जिसके पास बैंक का अकाउंट है, तो प्लीज़ डू गो थ्रू बैंक, हैव अ ऐप एंड लर्न द ई बैंकिंग सर्विसेज. ओके, सो दैट यू कैन कम टू नो. नाउ वी आर कमिंग टू मोबाइल बैंकिंग.
जो भी बैंक होगा उसका ऐप होगा, उसका डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका पासवर्ड आएगा, उसके हिसाब से आपको मोबाइल बैंकिंग का सर्विस यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आपको क्रेडिबिलिटी मिलता है, जैसे कि आप कोई शॉपिंग करते हो या फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट पे करते हो, उसमें भी क्रेडिबिलिटी दिखती है। अंडरस्टैंड? सो मोबाइल बैंकिंग हेल्प अस टू, जैसे कि आपको रिचार्ज करना है तो मोबाइल से भी रिचार्ज करते, कोई भी एक्सपेंस भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदना है तो भी आपको मोबाइल बैंकिंग से आप कर सकते हैं। अगर आपको पैसे किसी के अकाउंट में डालने हैं तो भी मोबाइल बैंकिंग आसानी से कर सकते हैं। सो देयर आर द मेनी थिंग्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ मोबाइल बैंकिंग। नाउ वी आर कमिंग टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. There are two types of transaction, financial transaction and non-financial transaction. In financial transaction, the bank holders transfer from money from one bank account to the another bank account. In non-financial transaction, which a financial transaction is not included, but the account holder does the transaction, like getting the account statement, checkbook, request, PIN charge, PIN changes, and stop payment request and other such non-financial transaction. जैसे कि आपको बैंक से मैसेज आता है कि आप चेक बुक ले जाइए, आप ये सर्विस को यूज़ कीजिए, तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये इन्फॉर्मेशंस के लिए है, तो उसके सामने ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट करना है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आप कुछ ले रहे हैं या फिर कुछ खरीद रहे हैं, यानी कुछ ले रहे हैं या फिर पैसे दे रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपने बिल पे किया, अंडरस्टैंड, या फिर आपने टैक्स पे किया, या फिर आपने कुछ चीज़ें खरीदी, कैसे खरीदी, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हुआ। आप घर पे जाके नोट तो करोगे ना, कहीं पे भी हिसाब तो रखना पड़ता है। जो हिसाब नहीं रखते, प्लीज़ डू हैव एन अकाउंट ऑफ योर एक्सपेंसेस एवरी डे। अगर आप नहीं रखते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट. Okay, so every students have to understand the transaction so that you, अगर हम बुक्स में लेजर बनाते लेकिन हम डेली लाइफ का लेजर पोस्टिंग नहीं करते, तो ये भी चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है, तो आपको नए नए ट्रांजेक्शन भी समझ में आएंगे. थिंक अबाउट इट माय डियर स्टूडेंट. सो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, it's like stop payment request, other such non-financial transactions, account statement, checkbook received, ATM received, many things of the services of the settlements of the financial non-financial transaction has the many other things which involves in that. Okay, now we are coming to the service associated with the bank, ATM, credit card, debit card. So the full ATMs means automatic teller machine. एनी टाइम, हम पहले ऐसे बोलते थे ATM यानी एनी टाइम मनी, तो ये गलत है फुल फॉर्म. प्लीज़ डोंट थिंक. ATM मीन्स automated teller machine. Understand? And this is the bank account holder in which all devices facilities are been given, in which money can be deposited and also money can withdraw. और आपको पता हो कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आप अगर डिपॉजिट करना चाहते हो, आपके पास अकाउंट नंबर है लेकिन आपके पास उसका ATM नहीं है, तो भी आप उसके अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो. उसके भी ATMs अवेलेबल है. अंडरस्टैंड? बहुत सारे बैंक में. दूसरा, पासबुक एंट्री भी आप कर सकते हो. आपको बैंक में लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ATM के साथ उसका मशीन भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ATM के बारे में ही बात कर रहे हो. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कम क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड हमें मिलता है ताकि हम उसको कोई एक्सपेंस करना हो तो वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर ले, ताकि आपका काम आसान हो. आपको पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है. You can keep your credit card wherever you go. So when the uncertainty or when you need it, you can use it very easily. Understand? Debit card, it can be used for the place where the arrangement to do the transaction through the debit card and the card holders make the payment. जो कार्ड होल्डर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. और क्रेडिट कार्ड में तो क्या होता है, लिमिट होता है. डेबिट कार्ड में तो आपके खुद के पैसे होते हैं, तो आप कभी कितने भी यूज़ करो उसका चार्ज लिया जाता है. अंडरस्टैंड? सो
as we have discussed lots of the thing, as we are using the many facilities in the bank, but we are unaware some of the certain things as we have discussed today. But my dear student, for understanding way it's not easy. आप ऐसा मत समझना बैंक है मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे पता है, मेरे को लेक्चर्स में सब कुछ समझ में आ गया. अगर आप पढ़ोगे, थियोरी याद रखनी है, लॉजिकली आंसर्स लिखना है, स्टोरी नहीं लिखना है, लैंग्वेज शुड बी वेरी मच प्रिस्क्राइब एंड लॉजिक. So I truly believe in the way of writing notes in what you understand and approach logically, which is in your textual portion. Okay, my dear student, which I have not said before, but I am saying today onwards. And why I am saying? So that you can plan your exam very good. Okay, is there any doubt? We will go through in the further lecture. Thank you. Have a nice day. Bye. Goodbye.